एनटीपीसी के ऊंचाहार प्लांट में हादसा हुआ। देखते देखते 32 लोग काल के गाल में समा गए। मुआवजे का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन आगे क्या? ये वो सवाल है जो हर हादसे के बाद यक्ष प्रश्न के तौर पर सामने खड़ा जरूर होता है। इसका जवाब नहीं मिलता है, सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, जांच की बात कही जाती है। और सवाल यही एनटीपीसी हादसे में भी है कि इस बार भी जांच के आश्वासन और मुआवजे के ऐलान के साथ गुनहगार बच निकलेंगे। एक तेज शोर है, आग की लपटें हैं, धुएं का गुबार है, कुछ बदहवास सी आवाजें हैं। तेज कदमों से चलते कुछ लोग हैं। ये तस्वीरें उस पल की हैं जब एनटीपीसी के ऊंचाहार प्लांट में हादसे का धुआं विकराल शक्ल में पसर रहा था। प्लांट के बॉयलर में हुए धमाके की ये तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा कितना बड़ा था। लेकिन आग की लपटें ठंडी पड़ी तो कुछ सवाल अब सुलगने लगे हैं। क्या एनटीपीसी की जल्दबाजी ने 32 लोगों को मार डाला? क्या एक लापरवाही मजदूरों की जान पर भारी पड़ गई? दावा किया जा रहा है कि बिना तैयारी के बॉयलर प्लांट का काम शुरू किया गया और ये लापरवाही मजदूरों के लिए काल बन गई। एनटीपीसी और बीएचईएल की जांच टीम प्लांट पहुंच चुकी है। अधिकारी जांच मुकम्मल होने तक किसी तरह का नतीजा नहीं निकालने की अपील कर रहे हैं। बॉयलर के फटने से हादसा नहीं हुआ है, ऐश डक्ट के फटने से ये हादसा हुआ है। और मैंने अपनी विभागीय जांच अलग से टीम लगा दी है, वो भी जांच कर रही है। अगर ऐश डक्ट भी फटा है तो क्यों फटा है, किसकी लापरवाही से फटा है, हर एक बिंदु पर जांच की कार्रवाई चल रही है। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि ये जल्दबाजी में लिया गया था। प्लांट को जो कमीशन होना था वो दिसंबर 16 में होना था, जबकि एक्चुअल में ये हुआ है मार्च 17 में, और जो सीओडी होना था वो था अप्रैल 17 में, जो हुआ है सितंबर 17 में, 30 सितंबर 17 में। सो पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल करके फिर ही किया गया है। एनटीपीसी भी जांच की दलील दे रही है और योगी सरकार ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है, लेकिन विपक्ष के पास ढेरों सवाल हैं। सामूहिक हत्याकांड इसको कहा जाएगा और इसमें तो मर्डर की एफआईआर होना चाहिए, इंटेंशन टू मर्डर होना चाहिए। और मैंने मानवाधिकार ने भी उनको नोटिस भेजी है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों की जान ऐसे नहीं जानी चाहिए। हादसे दर हादसे होते रहते हैं, जांच पर जांच शुरू हो जाती है और इस देश के बाशिंदों को तो मानो जांच की रिपोर्ट के इंतजार की आदत सी पड़ गई है। तो क्या एनटीपीसी प्लांट में हुए हादसे पर भी जांच का मुलम्मा चढ़ाकर सब कुछ भुला दिया जाएगा, या फिर वो चेहरे सामने आएंगे जिनकी लापरवाही से कई घरों में मौत का मातम पसरा है? वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, रायबरेली। इस हादसे पर मारे गए परिवार वालों का चित्कार कलेजा तार तार कर दे रहा है। कई लोगों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है और कई लोग अपनों की तलाश में अब भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक अनजाना डर हर पल उन्हें सता रहा है। इन आंसुओं को रोकने के लिए कोई दिलासा दे भी तो क्या, इस बुजुर्ग पिता को कोई ढाढ़स बधाए भी तो कैसे। इस बूढ़ी माँ से कोई कैसे कहे कि उनका लाल अब इस दुनिया में नहीं। ऊंचाहार में एनटीपीसी के प्लांट में जो हादसा हुआ, उसके जख्म कितने गहरे हैं वो इन रोते बिलखते लोगों को देखकर समझा जा सकता है। रायबरेली के पुरवारा गांव में लवकेश का परिवार गमगीन है। 26 साल के लवकेश की शादी इसी साल फरवरी में हुई थी। हादसे के बाद से ही लवकेश का इंतजार करते करते पत्नी की आंखें पथरा गई। लेकिन एक अनजाने डर से घिरे परिवार के जख्मों को मरहम नसीब ना हुआ। लवकेश का पता चला, लेकिन अनिष्ट की आशंका सच हो चुकी थी। उनका शव पोस्टमार्टम हाउस में मिला
तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। दर्द के समंदर में डूबा लवकेश का परिवार इकलौता नहीं। रायबरेली के बिकई गांव का यह परिवार भी सदमे से टूट सा गया है। घर का इकलौता कमाऊ सदस्य अवधेश जायसवाल हादसे के दिन एनटीपीसी प्लांट गया था, लेकिन वापस आई तो उसकी मौत की खबर। इनका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। जब धमाका हुआ उसके बाद सब जब देरने लगे तो हम लोगों ने कहा कि अवधेश भैया कहाँ, अवधेश भैया उनका फ़ोन लगाओ। जब उनका फ़ोन लगाने लगे स्विच ऑफ आने लगा तो हम लोगों ने सोचा कि आखिर गए तो कहाँ गए। फिर कुछ देर बाद पता चला कि एक लाश आई है अवधेश नाम की एनटीपीसी में। हम वहाँ भाग के गए। 6 बजे चाचा 6 बजे लाश पहुँच गई रहे। जब हम 6 बजे पहुँचे तो वहाँ जब देखा अंदर मंतली तो वहाँ हमने पहचाना, इनको ही जाके पहचाना लड़का हमारा। मौत के मातम से पूरा रायबरेली चित्कार कर रहा है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्हें अब भी अपनों की तलाश है। राम नरेश से फरिया पास और कमलेश फरिया पास और शिव शंकर सिंह। अभी एक आदमी है बोलने स्टार्ट हो गया तो जो रिकॉर्ड बोल है तो नाम आ रहा सही नाम से आ रहा। इसका हाँ बोले आदमी दिखा दीजिए। रिकॉर्ड मिला तो आदमी वही है मेरा। 3 दिन से मैं परेशान हूँ, बिना पानी बिना खाना का। जाहिर है ऊंचाहार में हुए हादसे के सिसकते जख्म अब भी रिस कर सामने आ रहे हैं और सबकी जुबान पर बस सवाल एक ही है, क्या इन आंसुओं को कभी इंसाफ मिल सकेगा? रायबरेली से वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम और अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। क्या चीन वाकई हिंदुस्तान के साथ रिश्ते सुधारने को लेकर गंभीर है? चीन की कथनी और करनी बेहद फर्क है। वो हिंदुस्तान के साथ मजबूत रिश्तों की ख्वाहिश तो जाहिर करता है, लेकिन हिंदुस्तान को कई जख्म देने वाले मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित नहीं होने देता। चीन ने एक बार वीटो लगाकर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के उस प्रस्ताव को रोक दिया है जिसमें मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की मांग की गई थी। एक बार फिर चीन का दिखा आतंक प्रेम। एक बार फिर चीन ने हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड को बचाया। आतंक के आका मसूद अजहर पर मेहरबान चीन। आतंकवाद पर न तो पाकिस्तान बाज आने को तैयार है और न ही चीन अपने रुख को बदलता दिख रहा है। पिछले 2 साल में चौथी बार चीन ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित नहीं होने दिया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की मांग की, लेकिन चीन ने ये कहते हुए उस पर वीटो लगा दिया कि इस मामले में कोई सहमति नहीं बन पाई है। अभी चीन बार बार ये काम करता आया, सारा दुनिया देखती है, लेकिन ये चीन की भूमिका बहुत स्पष्ट नहीं है। जब चीन पर बीतेगी तब चीन भी उसके लिए ना नहीं कहेगा, क्यों तो आतंक से देश दुनिया जूझ रही है और ऐसे समय में एक आतंकी के साथ में किसी देश ने होना, ये ज़रा बहुत ही तकलीफ वाली बात है। आतंकवाद पर चीन के इस दोहरे रवैये पर हिंदुस्तान ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, हम एक बार फिर काफी निराश हुए हैं। एक अकेले देश ने अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति रोक दी है। भारत का साफ मानना है कि दोहरा और चुनिंदा रवैया रखने से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का संकल्प कमजोर आंका जाएगा। हम इस बात का एहसास होने की उम्मीद करते हैं कि संकीर्ण मकसद से आतंकवाद से समझौता करना दूरदृष्टि नहीं है और उसके उल्टे नतीजे होंगे। भारत के कड़े ऐतराज के बाद चीन ने कोई सफाई तो नहीं दी है, लेकिन मजबूत रिश्तों की वकालत जरूर की गई है। चीन के असिस्टेंट विदेश मंत्री चेन शियाडोंग ने बयान दिया है कि चीन भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है। भारत चीन का महत्वपूर्ण पड़ोसी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की हालिया कांग्रेस में शी जिनपिंग द्वारा तैयार किए गए नए युग में चीनी विशेषताओं के साथ पड़ोसी कूटनीति के तहत पड़ोसियों से मजबूत संबंधों की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि मजबूत रिश्ते कैसे बनेंगे जब चीन हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वालों के साथ खड़ा होगा। क्या जिसको पूरी दुनिया आतंकी मानती है, पाकिस्तान से दोस्ती निभाने के लिए अगर चीन उस मसूद अजहर को बचाता रहेगा तो हिंदुस्तान और चीन के रिश्ते कभी बेहतर हो पाएंगे? टीम न्यूज़ नेशन। आतंक पर चीन का दोहरा रवैया एक बार फिर सबके सामने आ गया है। एक और तो वो आतंकी घटनाओं के खिलाफ सख्ती की वकालत करता है, लेकिन फिर किस तरह से वो आतंकियों का बचाव करता है, वो भी उन आतंकियों का जिन्हें दुनिया के बड़े ताकतवर मुल्क आतंकी घोषित कर चुके हैं। मई 2015 में पहले चीन ने हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन पर पाबंदी लगाने की कोशिशों को झटका दिया था। भारत सलाउद्दीन को आतंकियों की लिस्ट में शामिल करवाने की मांग कर रहा था, लेकिन चीन इस पर टेक्निकल होल्ड लगवाने में कामयाब रहा। फिर साल 2015 में चीन ने 2008 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड
ज़कीउर रहमान लखवी पर प्रतिबंध लगाने पर अपने वीटो के अधिकार का इस्तेमाल किया। सितंबर 2017 में हुए ब्रिक्स समिट में चीन ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को आतंकी संगठन माना, लेकिन अब उसने जैश के सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट मानने से इनकार करते हुए उसके खिलाफ वीटो लगा दिया है। मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए ये चीन ने चौथी बार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया है और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि चीन जिस तरह से आतंक के मुद्दे पर जॉइंट स्टेटमेंट में भी उसने बात की थी, तो अब मुमकिन था कि इस बार वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन फिर से चीन ने दगा दिया, धोखा दिया। और आइए अब हिंदुस्तान में चुनावी समर की बात करते हैं। दंगल 2017 से जुड़ी हुई खबरें दिखाते हैं। गुजरात के चुनाव पे पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं और धीरे धीरे चुनावी पारा वहां चढ़ने लगा है, जिसके साथ पोस्टर वॉर भी शुरू हो गई है। गुजरात की सड़कों पर राहुल गांधी को लेकर पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, जिसमें उनसे कई तल्ख सवाल पूछे गए हैं। सूरत में पोस्टर वॉर, सड़कों और चौराहों पर चिपके पोस्टर में राहुल गांधी से सवाल। गुजरात में चुनाव का शोर है, राजनीतिक पार्टियां अपने विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी हैं और अब इसकी तस्वीर शहरों की सड़कों पर भी दिखाई देने लगी है, जहां पोस्टर वॉर शुरू है। ये तस्वीर गुजरात के सूरत की है, जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जिसमें उन पर कई आरोप लगाए गए हैं। एक तरफ कांग्रेस समर्थक राहुल गांधी की रैली के स्वागत में जुटे थे, तो दूसरी तरफ विरोधी इस पोस्टर के जरिए इस अभियान का रंग फीका करने में जुटे थे। सूरत की सड़कों पर लगे इस पहले पोस्टर पर नजर डालिए। इसमें सबसे ऊपर लिखा गया है, ये सरदार का गुजरात है। इसके बाद इस पोस्टर में 6 करोड़ गुजरातियों को सावधान रहने को कहा गया है। इसके बाद लिखा गया है, बहरूपिया आ रहा है। अब इस दूसरे पोस्टर पर नजर डालिए। ये सूरत के व्यस्त चौराहे पर चस्पा किया गया है, जिसमें राहुल गांधी से 4 सवाल पूछे गए हैं। राहुल से पहला सवाल है, सरदार पटेल को भारत रत्न देने में 41 साल क्यों लगे? दूसरा सवाल, सरदार पटेल के लिए समाधि स्थल क्यों नहीं बनाया गया? तीसरा सवाल पूछा गया है कि संसद में 2014 तक सरदार पटेल की तस्वीर क्यों नहीं थी? केंद्र की कांग्रेस सरकार ने 2014 तक नर्मदा डैम की ऊंचाई बढ़ाने की इजाजत क्यों नहीं दी? सूरत में राहुल गांधी के खिलाफ लगे इन पोस्टर्स के बाद यहां का राजनीतिक पारा चढ़ गया। श्वेता सिंह, न्यूज़ नेशन, सूरत। गुजरात में रैलियों और चुनावी जनसभाओं का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज गुजरात के वलसाड़ में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर वार किया। राहुल गांधी ने अपने तरीके से गुजरात का सच और बीजेपी का सच जनता के सामने रखा। गुजरात का सच, गुजरात के किसानों का दर्द और लाचारी है। गुजरात का सच, महंगी प्राइवेट शिक्षा और महंगा इलाज है। गुजरात का सच, हर चीज में भ्रष्टाचार और जमीन की चोरी है। गुजरात का सच, पाटीदार नौजवानों पर चली हुई गोली है। गुजरात का सच, ऊना में दलितों पर पड़ी लाठी है। गुजरात का सच, आदिवासियों की भूख और बेरोजगारी है। बीजेपी का सच, 5-10 सबसे बड़े उद्योगपतियों को गुजरात का पूरा धन, बिजली, पानी और जमीन देना है। देश भर में आजकल शराबबंदी की चर्चा जोरों पर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर ये जानना चाह रहे हैं कि बिहार में भाई शराबबंदी कैसे उन्होंने सफल तरीके से लागू की, लेकिन उत्तराखंड में बीफ बैन करने का फैसला करने वाली त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार शराबबंदी लागू नहीं करेगी। ये 2 टूक उन्होंने कह दिया है। आपने कहा कि आप बीफ बैन कर देंगे पर शराब बैन नहीं करेंगे। हमारे जो भी निर्णय होंगे व्यावहारिक होंगे। और बीफ तो पहाड़ में वैसे भी नहीं चलता, ठीक है, और पहाड़ों में ऐसे कोई स्लॉटर हाउस भी नहीं है, कोई कहीं पर भी नहीं है। जहाँ तक शराब की बात है, नशाबंदी की बात है, नशाबंदी का परिणाम जिन राज्यों ने नशाबंदी की है वहाँ पर क्या आ रहा है? बिहार में परसों 20 लोग मर गए जहरीली शराब पी करके।
उत्तराखंड में तो कभी नहीं मरा कोई जहरीली शराब पीने से। या है बर्बाद तो हो गए। नहीं, देखिए ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसको हम संस्कारों से दूर कर सकते हैं। हम उसको माहौल देकर उसको ठीक कर सकते हैं। शराब, मेरा मतलब ये कि शराबबंदी से कभी शराबबंदी नहीं हुई है। लोगों ने उसके तमाम तरह के विकल्प निकाले हैं। और तो यानी बिहार और गुजरात में भी फिर शराब चालू कर देनी चाहिए? देखिए ये वो सोचेंगे, मैं तो उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हूँ, मैं उत्तराखंड की बात कर सकता हूँ। ये वहाँ की सरकारों को सोचना है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल एजुकेशन पर एक अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से टेक्निकल एजुकेशन नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों से डिस्टेंस एजुकेशन मोड में इंजीनियरिंग जैसे विषयों वाले कोर्सेज शुरू नहीं करने के लिए कहा है। ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि पत्राचार से पढ़ने की वजह से स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल क्लास से वंचित रह जाते हैं। एससी ने उड़ीसा हाई कोर्ट के फैसले को अलग रखा है, जिसने पत्राचार के जरिए टेक्निकल एजुकेशन की अनुमति दी थी। दरअसल 2 साल पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि पत्राचार माध्यम से हासिल की गई कंप्यूटर साइंस की डिग्री उस स्टूडेंट्स के समान नहीं मानी जा सकती जिसने नियमित रूप से क्लास जाकर डिग्री पाई हो। गाय के नाम पर सियासत खूब होती है, लोग एक दूसरे की जान लेने पर भी आमादा हो जाते हैं, लेकिन गाय के नाम पर समाज में फैल रही नफरत के खिलाफ एक मुस्लिम युवक सद्भावना यात्रा पर निकल पड़ा है। कौन है वो युवक और क्या है उसका मकसद, देखिए इस रिपोर्ट में। हाथ में लाठी और शरीर पर गेरुआ रंग धारण किए ये शख्स एक ऐसी यात्रा पर निकला है जिसका मकसद है हिंदुस्तान में गो हत्या को रोकना, जिसको लेकर देश में आए दिन मारकाट मची रहती है। मोहम्मद फैज खान हिंदू नहीं हैं, लेकिन गाय के प्रति उनकी आस्था कथित गोरक्षकों से कहीं ज्यादा है। 24 जून को लेह से शुरू हुई फैज की पदयात्रा करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय कर शिव की नगरी काशी पहुंची तो उनके पीछे सैकड़ों लोग चल पड़े। इस पदयात्रा का उद्देश्य गौ सेवा, गंगा सेवा, पर्यावरण सेवा, माँ भारती की सेवा, देश में एकता, अखंडता, भाईचारे का प्रचार प्रसार करना है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले मोहम्मद फैज कथा वाचन के जरिए लोगों को गाय की महिमा का संदेश पहले से देते रहे हैं, लेकिन जब समाज में गाय के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश होने लगी तो वो गौ सेवा का संदेश लेकर देश भ्रमण पर निकल पड़े। लेह से शुरू हुई फैज की गो सद्भावना यात्रा कन्याकुमारी होते हुए कुल 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर अमृतसर जाकर खत्म होगी। फैज का मानना है कि पैगंबर साहब ने भी गाय की महिमा का बखान किया था और गोमांस को वर्जित बताया था, लिहाजा गो हत्या बंद होनी चाहिए। तमाम नबी पैगंबर, 24 अवतार, सबके जीवन में गाय का महत्व है। फिर इस देश में और दुनिया में गो हत्या क्यों हो रही है? गाय विश्व की माता है। वेद के अनुसार कम से कम उसे राष्ट्रीय प्राणी तो प्रधानमंत्री जी अवश्य घोषित। फिलहाल फैज मोहम्मद की पदयात्रा बिहार की तरफ कूच कर चुकी है। अभी फैज को करीब 10,000 किलोमीटर का सफर तय करना है, जिसे पूरा करने में उन्हें करीब 2 साल का वक्त लगेगा। फैज की मंजिल भले ही अभी दूर हो, लेकिन मकसद साफ है, समाज में शांति और सद्भाव का संदेश देना। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन।